हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पढ़ो अब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स वीडियोस डेली आप तक पहुंचती रहें और साथ ही साथ आप इनकी क्विजेज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अरिहंत क्लास की एक नई सबमरीन लॉन्च की गई है। होम मिनिस्ट्री ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या जो नक्सलिज़म होता है ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया उससे फ्री हो गया है। और इंडिया के स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो आज इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो हम एक एक करके चले स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ थर्ड अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। भारत की तीसरी अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस क्या है, INS विक्रांत, अर्धमान, अर्घात या कलवरी। ठीक है, तो देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि INS अर्धमान को कमीशन कर लिया गया है इन द इंडियन नेवी। ये INS अर्धमान है। INS अर्धमान इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को इन्हांस करता है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि आप न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर हमला करने के लिए कैपेबल हैं तीनों तरीके से, फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम द सी या वाटर। ठीक है, आप अगर इन तीनों तरीके से कैपेबल हैं तो आप क्या हो गए, न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबल कंट्रीज़ में आप गिने जाओगे। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला है कि एक SSBN है INS अर्धमान जो S4 फैमिली का है। आपको क्या याद रखना है कि ये किस फैमिली का है, S4 फैमिली का। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, INS अर्धमान S4, तो ये S4 फैमिली का वो सबमरीन है। ठीक है, ये अपनी फैमिली या अरिहंत क्लास का तीसरा सबमरीन है। अरिहंत का तीसरा सबमरीन है। इसके पहले कौन से सबमरीन आ चुके थे, तो पहला था INS अरिहंत, ये फर्स्ट सबमरीन थी इस क्लास की, और दूसरा क्या था, INS अरिघात, दूसरा INS अरिघात। ठीक है, तो ये दो सबमरीन्स थे जो अरिहंत क्लास के थे और इसके पहले आ चुके थे अर्धमान के। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगली न्यूज़ देखते क्या है। अगली न्यूज़ है कि इसरो ने कहाँ पर मिशन मित्रा स्टडी कंडक्ट किया है। ठीक है, तो देखो अभी हमें पता होगा कि हमारा गगनयान लॉन्च होने वाला है रिसेंट ईयर्स में, तो हम इसरो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है कि जो उसके एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो किस तरह से उनके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। तो उस इम्पैक्ट की या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं आपके साथ। तो उसके लिए इसरो ने एक मिशन मित्र के नाम से अध्ययन आयोजित किया था। आपसे पूछ रहा है कि कहाँ किया था। आपको ऑप्शन क्या है, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, लेह या देहरादून। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, लेह में। लेह कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में ये स्टडी अभी इसरो ने ऑर्गेनाइज़ की है। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। पूरी न्यूज़ क्या है कि मित्रा का पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ये डायरेक्टली किसी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, आपके पूरा नाम क्या है इसका, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ठीक है, इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, ये एक प्रोटोप्लैनेट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मिशन में साथ में है या इस स्टडी में साथ में। इनका काम ही है कि ये जो स्पेस से रिलेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसरो ने और प्रोटोप्लैनेट और भी ऑर्गेनाइजेशन से, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, ये सब मिल के इस मित्रा स्टडी को ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, तो देखो पूरी न्यूज़ क्या है कि इसरो लॉन्च्ड मिशन मित्रा, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट्स इन लेह लद्दाख। ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ें लद्दाख में ही क्यों होती हैं, क्योंकि लद्दाख का जो रीजन है वो हाई एल्टीट्यूड रीजन है। ठीक है, तो बाकी अर्थ के कंपैरिजन में या बाकी इंडिया के कंपैरिजन में लद्दाख में ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं स्पेस की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो मिशन था ना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टीम बिहेवियरल स्टडी था। ठीक है, ये अपने तरह का पहला टीम व्यवहार अध्ययन था, ये आपको याद रखना है। और किसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, फॉर द गगनयान। तो गगनयान के लिए ही बेसिकली ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि हम पहले देख लें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी है, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द इंडियन रॉबिन हुड। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो पुराने क्वेश्चन SSC या कोई भी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं कि गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, मगर अब एक नया नाम, या फिर मतलब नाम तो पुराना है मगर रिसेंटली ये फिर से चर्चा में आए हैं, जिनका नाम था टंट्या भील। क्या नाम है, टंट्या भील। इनको पॉपुलरली कहा जाता है इंडियन रॉबिन हुड। क्या कहा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड इन्हें पॉपुलरली कहा जाता है। नाम क्या है, टंट्या भील। कहाँ से हैं, तो ये MP से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर रहते थे, MP से बिलोंग करते थे और भील जनजाति से थे। किस जनजाति से थे, भील। ठीक है, तो देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है कि अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं बता दूं कि ये भी MP से ही चुन के आते हैं। ठीक है, MP के गुना सीट से आते हैं, तो MP से हैं ये। और MP में इन्होंने जो ट्राइबल लीडर थे जिनका नाम था टंट्या भील, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनको श्रद्धांजलि दी है।
तो आपको यहाँ पे बस ये क्या रखना है कि जो टंट्या भील जी थे, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट काफ़ी सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल किए थे, तो उस वजह से उन अन्यायों के विरुद्ध स्ट्रगल करने के लिए इनको रॉबिन हुड कहा गया। अगली जो हमारी न्यूज़ है, विच कंट्री वॉन द SAFF U20 चैंपियनशिप 2026, ठीक है, किस देश ने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? आपके ऑप्शन हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश या मालदीव। तो देखो हम ये मैच हार चुके हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कम मार्जिन से, और जीता कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। तो इंडियन फुटबॉल टीम को बांग्लादेश ने हराया है, बहुत ही नैरो डिफीट थी ये। तो बांग्लादेश 4-3 से जीता है, वो पेनाल्टीज़ राउंड में, जहाँ पे मैच 0-0 पे ख़त्म हो गया था रेगुलेशन टाइम की वजह से, ठीक है। ये बांग्लादेश का दूसरा टाइटल है, आपको ये ध्यान रखना है तो रख लो, ठीक है। बांग्लादेश का दूसरा खिताब है ये, ठीक है, दूसरा टाइटल है ये बांग्लादेश का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ कराया गया था? तो माले, मालदीव्स में, ठीक है। ये फाइनल कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था? माले में, ठीक है, मालदीव की जो कैपिटल है। अगली हमारी न्यूज़ है, हु इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, ठीक है। ये न्यूज़ मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी एक ट्रेंड सेट हो गया है, जो नया ट्रेंड है किसी भी कमीशन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अब नए तरीके के हैं। जैसे आपको याद होगा यूपीएससी में पिछले 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन करके उन्होंने पूछा था कि ये कहाँ पे है। तो वैसे इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, तो जिसमें आपके ऑप्शन हैं नीति पाल, पूनम खेत्रपाल सिंह, सौम्या स्वामीनाथन या रणदीप गुलेरिया, ठीक है। तो इंडियन डायबिटीज़ फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या है? नीति पाल, ठीक है, या नीति पल। तो ये जो नीति पल जी हैं, ये अभी हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनसे मिले, ठीक है। तो जितेंद्र सिंह से इन्होंने मुलाकात की है, और इन्होंने भारत में स्वदेशी बायोसिमिलर इंसुलिन उत्पादन, ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है? बायोसिमिलर इंसुलिन प्रोडक्शन पे बातचीत किया इन्होंने, और साथ ही साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आप ऐसा समझो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग में 2 ही वर्ड हैं, बायो और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो बायो मतलब जहाँ पे जीव यूज़ हो रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पर भी किसी लिविंग थिंग्स का यूज़ करके आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, वहाँ पे क्या होता है? बायो मैन्युफैक्चरिंग। कुल मिला के आप बोलो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए ही ये नया वर्ड है, ठीक है। तो आप ये देखो, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के बारे में देख लेते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। अब ये कंफ्यूज मत होना, कई बार स्टेटमेंट्स बना के पूछ लेता है एग्जाम में कि क्या ये यूएन की बॉडी है कि नहीं। तो ये यूएन की बॉडी नहीं, ये सिर्फ एनजीओ है। क्या ये? एनजीओ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एक एनजीओ है, ना कि यूएन का कोई ऑर्गन, ठीक है। चलो अगली हमारी न्यूज़ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी इन द राज्यसभा। देखो अभी राघव चड्ढा साहब थे, इनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि ये अपने पार्टी के अगेंस्ट जा रहे थे इन द राज्यसभा। तो इनको रिप्लेस किसने किया है? इनको रिप्लेस किया है संजय मित्तल जी ने। किसने किया है? अशोक मित्तल जी ने इन्हों रिप्लेस किया है, ठीक है, एज अ लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी, डेप्यूटी लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी इन द राज्यसभा। साथ ही साथ राघव चड्ढा का जो राज्यसभा में बोलने का टाइम था ना, वो टाइम भी ना देने को बोल दिया है आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के जो भी चेयरमैन है उनसे, ठीक है। कि लोकसभा की सेक्रेटेरिएट से उन्होंने बोला है कि राज्यसभा के कि आप इनको टाइम कम दीजिए आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने में। देखो हर पार्टी को ना एक कोटा मिलता है राज्यसभा में बोलने का, तो उस कोटा में से राघव चड्ढा को बोलने का मौका मिल रहा था, बट अब उनकी पार्टी ने बोला है कि आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। तो देख लीजिए, ये राघव चड्ढा जी हैं और ये अशोक मित्तल जी हैं, इन्होंने रिप्लेस किया राघव चड्ढा को। तो आप एमपी डॉक्टर अशोक के मित्तल, पंजाब से आते हैं ये, इनको नया डेप्यूटी लीडर डिक्लेयर किया गया है इन द राज्यसभा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? राघव चड्ढा को, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ है, द बायरैक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? CFTRI मैसूर, ठीक है। देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ एक यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है बायरैक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर एट द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। आपको एक चीज़ तो यही याद रखनी है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये स्टडी का पार्ट हो गया आपका कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? मैसूर में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है बायरैक बायोनेस्ट का। ये देखो जो बायरैक बायोनेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो भी स्टार्टअप्स हैं जो बायोटेक में काम करना चाह रहे हैं, किस में काम करना चाह रहे हैं? बायोटेक में। आप उनको इंक्यूबेट करो, मतलब उनको आप फाउंडेशनल मदद दो उनको कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी इन्होंने लॉन्च किया स्कीम, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सूट्स और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। आपको देख लो कि बायोनेस्ट और बायरैक का फुल फॉर्म क्या है, ये एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि बायरैक का और उसका बायोनेस्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो बायोनेस्ट का मतलब क्या है? बायो इंक्यूबेटर्स
नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। बायो इंक्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज़, ये किसके अंदर है स्कीम? बायरेक के। बायरेक का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये करते क्या है इस बायोनेस्ट के अंदर कि वर्ल्ड क्लास बायो इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ बनाते हैं जो अर्ली स्टेज की बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। तो मैंने पहले बताया आपको कि ये बायोटेक के जो स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें सपोर्ट देने के लिए ये बायोनेस्ट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो, आज की आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में से ये है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर करेंटली क्लासिफाइड एज LWE अफेक्टेड इन इंडिया। LWE का मतलब क्या होता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं कभी कभी? नक्सलिज़म या नक्सलवाद, ठीक है। तो नक्सलिज़म जो है, अब ये पूछ रहा है आपसे कि अब कितने जिलों को भारत में क्लासिफाई किया जा रहा है कि वो LWE से प्रभावित हैं। हाल ही में हुआ क्या है कि जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि हमने जो क्लासिफिकेशन थी LWE डिस्ट्रिक्ट्स की वो चेंज किया है। तो अब करेंटली सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जिनको हम नक्सलिज्म प्रभावित मान रहे हैं। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमारे जो होम मिनिस्टर साहब थे, जिनका नाम क्या है? अमित शाह जी ने क्या किया है? इन्होंने बोला कि इंडिया से अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो गया है, मतलब इंडिया LWE फ्री कंट्री बन गया है। तो ये इन्होंने अनाउंस किया था पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इंडिया क्या हो गया है? LWE फ्री कंट्री हो गई, ये इन्होंने ऐसा बोला। तो देखो पूरी न्यूज़ देखते हैं क्या है कि होम मिनिस्ट्री ने LWE डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन रिवाइज़ की है। यहाँ पर इन्होंने जो पहले मोस्ट अफेक्टेड कैटेगरी होती थी उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया है, ठीक है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहले की उन्होंने बोला LWE अफेक्टेड है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न और तीसरा लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो LWE प्रभावित, चिंता वाले जिले या विरासत थ्रस्ट जिले, ये 3 नई श्रेणियाँ हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला, इसी में एक और बड़ा न्यूज़ है कि करंटली हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ज़िले हैं जो LWE अफेक्टेड हैं। ये आप जितने यहाँ पे स्टार मार्क कर सको कर लो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए बीइंग इन नेशनल इंटरेस्ट कि हमारे यहाँ पे कितने ज़िले अभी हैं जो नक्सलिज्म से प्रभावित हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 2। पहला ज़िला जो है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। पहला ज़िला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दूसरा झारखंड में, ठीक है। पहला छत्तीसगढ़ में है, दूसरा झारखंड में। छत्तीसगढ़ वाले का नाम क्या है? बीजापुर, आपने नाम शायद सुना हो। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और झारखंड में वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। ये 2 ज़िले हैं जो अभी भी LWE अफेक्टेड हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो रेड कॉरिडोर था, ठीक है, रेड कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप इंडिया का जब मैप देखोगे ना तो वेस्ट बंगाल से लेकर नीचे तक इस तरह से एक कॉरिडोर डेवलप होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये कॉरिडोर पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो रेड कॉरिडोर में पहले बहुत सारे ज़िले आते थे जिनमें 200 से ज़्यादा ज़िले थे। कब? 2005 में। 2005 में 200 से ज़्यादा ज़िले थे। अब इसमें कितने ज़िले हो गए हैं? सिर्फ 2 बचे हैं 2026 में, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे क्विज़ेस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।